हेलो एंड वेलकम टू पीवाईक्यूपेडिया। आज हम लोग 2002 में ईपीएफओ की जो पेपर हुई थी उसकी एनालिसिस करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_पेडिया पे मिल जाएगा। वहाँ पे आप जा करके इसकी पूरी पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एक्सप्लेनेशन को आप बहुत जल्दी हटा देते हैं स्क्रीन से। वो मैं इसलिए हटा देता हूँ कि टाइम आपकी बचे, और इसकी पीडीएफ हम इस पे पहले ही डाल देते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, तो आप वहाँ से देख सकते हो। दूसरी ये क्वेरी आ रही थी कि इसको हिंदी में भी करें, तो ये जो कंटेंट है बहुत पहले बनी थी और ये इंग्लिश में भी तैयार हुई थी। तो इसमें क्या है कि अभी अगर हम फिर से पूरा एडिटिंग करें तो बहुत टाइम लगेगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत नियर है। तो इट्स बेटर कि आप ऐसा करो कि आप कॉपी एंड पेन लेकर के बैठो। ठीक है। और वहाँ पे नोट डाउन करो जो भी आपको लगता है, क्योंकि जितनी भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं हिंदी में कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें जैसे करेंट अफेयर्स के हो गए उसमें आपको कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश में कोई ज़रूरत ही नहीं है कुछ भी। मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और यहाँ से भी जो नहीं हो पाती है वो आप गूगल से ट्रांसलेट करके या देख करके आप कर सकते हैं, या इसका हिंदी वर्सन कहीं से आप डाउनलोड करके और वो कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हिंदी वर्सन प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है। आगे जो कोई भी अगर कंटेंट जो भी बन रही है उसमें मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों प्रोवाइड करूँगा, सो डैट कि जो हिंदी मीडियम के हैं उनको दिक्कत ना हो। सो अब जो ये 2002 में पेपर हुई थी, ये हमारे लिए जैसे इसकी करंट अफेयर्स है वो बहुत रिलेवेंट नहीं है। एट दैट टाइम पेपर की पैटर्न बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती थी। क्वेश्चन आपको 120 ही पूछे जाते थे, बट 120 क्वेश्चन में से अगर अभी आज की बात करें कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज जो हम करेंगे वो हम लोग करेंगे मैथ के क्वेश्चन करेंगे। मैथ्स जिसमें रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के, जनरल इंग्लिश के। अब इसमें वेटेज क्या थी कि 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे एट दैट टाइम, और जो मैथ्स है उसके 23 के आसपास क्वेश्चन है, उसमें रीजनिंग भी है और स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन है। तो टोटल 53 क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद आपके बचते हैं 67 क्वेश्चन। तो वो जो 67 है उसमें कुछ पॉलिटी के भी क्वेश्चन है, कुछ इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन है, सब 10 के बिलो, 10 से नीचे के ही है। इसके बाद ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है, जबकि आपके सिलेबस में ज्योग्राफी है नहीं, बट फिर भी आपको करंट अफेयर्स में कुछ ज्योग्राफी करने होंगे। कुछ आर्ट एंड कल्चर के हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, हिस्ट्री है 10-12 क्वेश्चन है हिस्ट्री के। जनरल साइंस एंड कंप्यूटर के भी है। ठीक है। और करेंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चन है। ठीक है। ये सारे हैं, और कुछ मिसलेनियस भी है। मिसलेनियस मीन्स की जैसे कि कहीं के कोई जैसे आप ये सोच लो कि कहीं पे आपको ये मैं कहूँ कि पार्लियामेंट का नाम क्या है, ईरान के पार्लियामेंट का नाम क्या है, या इंडोनेशिया के पार्लियामेंट का नाम क्या है, तो उस टाइप के क्वेश्चन जो मिसलेनियस में आते हैं। पहली वीमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये सब जो मिसलेनियस में आते हैं, जो लूसेंट में दी हुई है विविध करके, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। अब उतने पूछे नहीं जाते हैं, बट आप एक आइडिया हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग ये सेशन को कर रहे हैं 2002 के क्वेश्चन। अब इस 2002 में आपको ना अकाउंटेंसी के क्वेश्चन है, लेवल टाइप के, लेबर को टाइप के 1-2 क्वेश्चन है जो कि हमने इकोनॉमिक्स में ही कवर कर लिया है। ठीक है। पर्टिकुलर अकाउंटेंसी के कोई क्वेश्चन है नहीं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और जो लोग नए आए हैं, इससे पहले हम लोगों ने 2012, 2015 के पेपर, 2017 के, 2020-21 के पेपर, ये सारे हमने एपीएफसी और इन्फोर्समेंट ऑफिसर वाली पेपर सॉल्व किए हैं। ये 2002 की पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैथ से स्टार्ट करते हैं, देन फिर हम लोग 30 इंग्लिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अभी पहला क्वेश्चन है हमारा कि अ टाउन पी इज लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट। एक शहर पी है, शहर का नाम पी है, जो कि एक किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, किसी ज़िले में स्थित है। द टाउन ए इज वेस्ट ऑफ पी। तो पहले आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। ये आप पहले बना लेंगे। नाउ ये कह रहा है कि द टाउन ए इज वेस्ट ऑफ पी, तो मान लेते हैं कि ये पी है, और पी के वेस्ट में ए है। ठीक है। ठीक है। दक्षिण पश्चिम, वेस्ट पश्चिम। ओके। टाउन टी इज ईस्ट ऑफ पी, पी के ईस्ट में टी है। चलो, पी के ईस्ट में टी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। टाउन के इज ईस्ट ऑफ बी बट वेस्ट ऑफ टी एंड ए। के जो है बी के ईस्ट में है, बट वेस्ट ऑफ टी, टी के वेस्ट में है। देखो क्या बोला है कि टाउन के जो है, शहर के जो है, ईस्ट ऑफ बी के ईस्ट में, बट बी हमारा है नहीं इस तीनों में, ए पी टी ही अभी तक हमें पता है। लेकिन इसमें बताया है कि बट वेस्ट ऑफ टी,
टी के वेस्ट में है। टी के वेस्ट में मतलब इस साइड होगा, ठीक है, टी के वेस्ट का मतलब इस साइड हो गया। अब क्या है, तो हम लोग यहाँ पे बी को रखते हैं, ठीक है। टाउन के इज ईस्ट ऑफ बी, तो बी के ईस्ट में अगर करना होगा तो मतलब कि यहाँ पे के होगा, ठीक है। टाउन के इज ईस्ट ऑफ बी बट वेस्ट ऑफ टी एंड ए, ठीक है। के जो है ईस्ट ऑफ बी, वेस्ट ऑफ टी एंड ए, टी और ए दोनों के वेस्ट है, इसीलिए हम लोग बी को यहाँ रखे हैं, ठीक है। अगर टी के वेस्ट बोलेंगे तो यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता है, बट टी और ए दोनों के वेस्ट बोला है, तो ये आपके हो गए डायग्राम। अब कह रहा है कि दे आर ऑल इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, सब एक ही डिस्ट्रिक्ट में। विच टाउन इज द फारदेस्ट वेस्ट, सबसे वेस्ट में कौन है, तो सबसे वेस्ट में कौन सा है, बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या है कि अ फैक्ट्री हैज़ 3 बेल्ट कन्वेयर्स, ठीक है। एक जो कन्वेयर्स क्या होता है आपको, जैसे कि कोई पर्सन या थिंग्स दैट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेट समथिंग, कुछ यहाँ से वहाँ ले जाने वाला। तो फैक्ट्री हैज़ 3 बेल्ट कन्वेयर्स फिटेड इन इट्स लोडिंग स्टेशन, लोडिंग स्टेशन पे 3 कन्वेयर हैं। कन्वेयर्स ए एंड बी ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ में कन्वेयर ए और बी काम करता है, कन्वेयर, ठीक है। लिफ्ट ऑल द गुड्स इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द गुड्स कैन बी लिफ्टेड बाय द कन्वेयर सी, ठीक है। सेम टाइम में जितने में कन्वेयर सी गुड्स को उठाता है अकेले, मतलब आप समझ में आ गया कि ए और बी एक साथ में जितना उठाता है उतना अकेले सी उठाता है, ठीक है। कन्वेयर बी लिफ्ट्स ऑल द गुड्स 5 आवर फास्टर देन कन्वेयर ए, बी जो है ए से 5 घंटे फास्ट है, ठीक है। बट 4 आवर स्लोअर देन द कन्वेयर सी, बट सी से 4 आवर स्लोअर है, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ऑल गुड्स इंडिविजुअली बाय द कन्वेयर ए बी सी, इंडिविजुअली कौन कितना उठाएगा। अब मान लेते हैं कि लेट जो कन्वेयर बी है सामान इधर से उधर ले जाने वाला, ठीक है। सो कन्वेयर बी जो है लिफ्ट्स कितना उठाता है, ऑल द गुड्स, इंडिविजुअली पूछ रहा है कि कितना करेगा, ठीक है, इन एक्स आवर, एक्स घंटे में करता है। तो ए कितने में उठाएगा, हमने कहा है कि कन्वेयर बी लिफ्ट्स ऑल द गुड्स 5 आवर फास्टर देन कन्वेयर ए, मतलब ए बी से 5 घंटे ज़्यादा में उठाएगा, मतलब x + 5 आवर में उठाएगा। और सी क्या लिखा हुआ है, 4 आवर स्लोअर देन कन्वेयर सी, ठीक है। सो बी, ठीक है, बी से 4 घंटे कम में ये उठाएगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या कह रहा है, अब बी को, ठीक है, कन्वेयर बी जो है उसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है, 1 घंटा में कितना उठाएगा, ठीक है, 1/x, ए कितना लगेगा 1/x + 5 और सी 1/x - 4। और अब क्या कहा है हमें कि जो ए उठाता है जितना और बी उठाता है उतना अकेले सी उठा लेता है, ठीक है। सो 1 घंटे में क्या 1/x गुड्स, ये 1/x + 5 गुड्स और ये 1/x - 4 गुड्स, ठीक है। तो अब बताया कि ए जितना उठाता है 1 घंटे में ए बी साथ में उतना ही सी उठाता है, तो हम क्या करेंगे 1/x + 5 प्लस 1/x बी का और ये 1/x - 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जैसे आप इसको एलसीएम लोगे x × x + 5, ठीक है, यहाँ पे x + x + 5 होगा = 1/x - 4। फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगी x की वो आएगी 10। 2 वैल्यू आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, बट एक वैल्यू निगेटिव आएगी, तो आपको ये समझ के रखना है कि जो निगेटिव होगी वो होगा नहीं, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, टाइम, मतलब 10 हो गया। मतलब कि b जो है 10 घंटे में उठाता है, तो a कितने में उठाएगा 15 घंटे में, और c कितने में उठाएगा 6 घंटे में। तो a कितनी हो गए 15, b 10 और c 6, ठीक है। ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप कहो तो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इट्स 2x + 5 डिवाइड बाई x² + 5x = 1/x - 4।
अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2x + 5 × x - 4 = x² + 5x। ये हो जाएगा 2x² + 5x - 8x - 20 = x² + 5x। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है x - 10 × x + 2 तो = 0। तो x = 10 और x = -2, -2 होगा नहीं तो 10 होगा और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कोड, क्रॉस का मतलब है ग्रेटर देन मतलब ये, प्लस का मीन्स है लेस देन, डिवाइड का मीन्स है इक्वल टू और परसेंटेज का मतलब है प्लस। ये पूछ रहा है। अब हमें ये दिया है कि क्या दिया हुआ है कि a क्रॉस x, इसका क्या मतलब हुआ, a ग्रेटर देन x। b डिवाइड z मतलब क्या हो गया, b = z। एंड y + c, और प्लस की जगह पे क्या है लेस देन, तो y लेस देन c। ये तीनों हो गया। अब इससे हम लोगों को देन द रिलेशन बिटवीन ए बी सी और एक्स वाई जेड के बीच में, ठीक है, तो अगर हम इसको एक जगह करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a ग्रेटर देन x, b = z और c ग्रेटर देन y। तो अगर हम ए बी सी मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एक्स वाई जेड के, क्योंकि a भी x से बड़ा है, c भी y से बड़ा है और b इक्वल है, तो ये होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि ये चीज़ होगी, ठीक है। अब हमारे किस ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, ए बी सी + एक्स वाई जेड, ये नहीं होगा, हमें तो क्या लाना है, ग्रेटर लाना है। ए बी सी / 3y है, ये भी नहीं होगा, हमें ग्रेटर लाना है। ग्रेटर लाना है मतलब कि क्रॉस होगा, तो क्रॉस किस में है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, जैसे ए बी सी परसेंटेज एक्स वाई जेड, इसका क्या मतलब हुआ, ए बी सी + एक्स वाई जेड, यही हुआ, इनटू, ठीक है, इनटू का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 2xyz, ठीक है। सो ए बी सी + एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 2xyz, ये सही है, ठीक है। इसका मतलब ए बी सी ग्रेटर देन एक्स वाई जेड, क्योंकि देखो इसमें xyz है। अब आप समझिए, इसमें तो एक xyz और ये xyz कट जाएगा, तो ए बी सी ग्रेटर देन xyz बचेगा, ठीक है। तो ये ऐसा इक्वेशन है जिसमें ये दोनों ऑप्शन तो आप ऐसे ही छाट देते, ठीक है, जिसमें ए बी सी ग्रेटर देन एक्स वाई जेड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेज 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 20 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन ब्लॉक 20 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अब आप इसमें देखिए क्या है, जैसे डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, किस में से कट करना है, 20 सेंटीमीटर लेंथ और 3 सेंटीमीटर डायमीटर में से कितना काटना है, 1 सेंटीमीटर इन डायमीटर और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग को कट करना है। दोनों को डिवाइड करेंगे। अब अगर मान लीजिए हैं, ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल है तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, तो वॉल्यूम की ब्लॉक जो बड़े वाले होगी πr² होती है वॉल्यूम सिलेंडर की। अब क्या है कि जो किस में से कट करनी है, इसमें से, तो कितना हो गया πr। तो अब ये क्या है, डायमीटर जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक है, और ये 1 सेंटीमीटर है तो 0.5 सेंटीमीटर हो गया रेडियस, ठीक है। सो पाई बड़े वाले का क्या हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर और लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड बाई, अब क्या है नीचे कितना नंबर ऑफ, अगर आपसे पूछ रहा है कि कितने पीस में कटेंगे तो आप बड़े वाले का वॉल्यूम बट्टे छोटे वाले का वॉल्यूम कर लेंगे। सो पाई इंटू 0.5 का स्क्वायर इंटू 20, ठीक है, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या बचा, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, ठीक है, तो ये 1.5 इंटू 1.5 हो जाएगा और ये 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेसिमल तो हट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में एक एक पॉइंट पे डेसिमल है। तो 15 इंटू 5 225 और 5 इंटू 5 25, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 9। कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इसमें से, तो आंसर क्या है 9 है और ये आंसर की चेंज की गई थी, ठीक है। सो 9 टोटल पीस बन सकते हैं, ठीक है, दोनों सिलेंड्रिकल ही कट करने हैं, ओके, ठीक है। तो ये 9 आंसर होगा, इसलिए इसमें स्टार लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अ ग्रुप ऑफ बॉयज डिसाइडेड टू बाई अ फ्यू कैसेट खरीदना चाहते हैं
जिसकी प्राइस 200 से 250 के बीच में है, 200 से 250 के बीच में कैसेट्स है। बट एट अ टाइम ऑफ परचेज, खरीदने के समय में 2 ऑफ द बॉयज डिक्लाइन टू कंट्रीब्यूट, 2 बॉय पैसा देने से मना कर देता है, जिसके कारण जो बाकी बॉय होते हैं, जैसे एक ग्रुप है बॉय है जो चाहते हैं कि कुछ कैसेट हम खरीदें। अब उस कैसेट में क्या हुआ, जिसकी प्राइस 200 से 250 के बीच में है, लेकिन कुछ लोग जो है सो बोलते हैं कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, तो नहीं खरीदते, तो बाकी रिमेनिंग बॉयज हैज़ टू पे ₹1 मोर देन दे हैड ओरिजिनली प्लान, जितने उनको देने थे उससे ₹1 उनको ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। सो व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द कैसेट ऑफ इफ द बॉयज कंट्रीब्यूटेड इक्वली एंड इन होल नंबर ऑफ रुपीज, सब इक्वल पे कर रहे हैं और होल नंबर में पे कर रहे हैं, तो ये क्या होगा। अब आप इसमें समझिए क्वेश्चन। मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज इन अ ग्रुप X, ठीक है, और अब पैसा जो देगा, ठीक है ना, और अमाउंट पेड बाई ईच बॉय, हर बॉय एक जैसा पैसा देगा, सेम इक्वल पैसा, वो मान लेते हैं कि ₹Y, ठीक है। अब क्या हो सकता है, या तो X इंटू वाई ₹200, क्लियर, या X इंटू वाई ₹250, ठीक है। अब आप समझिए 200 या ₹250 का है ना, 200 या 250 के बीच में है, तो या तो 200 मैथ हम लोग ऐसे रफली मान लेते हैं, ठीक है, कि ₹200 उसको पूरा करने या ₹250 पूरे करने। अब होता क्या है कि कुछ बॉयज क्या होते हैं, ओके, 2 ऑफ द बॉयज डिक्लाइंड, तो 2 बच्चे कम हो गए हैं, तो जो पैसे पहले X बॉयज ₹Y देते थे, अब क्या हो गया Y प्लस ₹1 ज़्यादा देने पड़ गए इसको 200 पूरा करने में, क्लियर, ठीक है। या क्या हो जाएगा X माइनस 2 इंटू Y प्लस 1 इज इक्वल टू 250। अब कोई भी अगर लेते हैं इक्वेशन, तो जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल कर देते हैं। X इंटू वाई इज इक्वल टू 200 है, तो 200 की जगह पे XY लिख देते हैं, तो क्या है XY माइनस 2Y प्लस X माइनस 2 इज इक्वल टू XY, हम 200 की जगह पे XY लिखे हैं। अब XY कैंसिल हो गया हमारा, तो क्या बचा हमारा X माइनस 2Y इज इक्वल टू 2, X माइनस 2Y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, तो X इज इक्वल टू 2Y प्लस 2। अब मान लेते हैं कि जो हमारा कैसेट का प्राइस है वो हमें क्या पता है कि 250 से 200 के बीच में है, 200 से 250 के बीच में है, ठीक है। अब इसमें अगर हम 200 से 250 के बीच में कोई नंबर लेते हैं, तो अब आप सोच लीजिए कि इसमें हम वैल्यू पुट करें, ठीक है। तो इसमें वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, X की वैल्यू अगर हम लोग क्या करें 20 ले लें, ठीक है, Y की वैल्यू 10 लेते हैं, अगर Y की वैल्यू 10 लेते हैं तो X की वैल्यू 22 हो जाती है, ठीक है, और ये 22 और 10 का मल्टीपल जो होता है वो 220 होता है, जो कि 200 से 250 के बीच में है, ठीक है। अब आप बोलेंगे 10 लिए हो, आप 11 लेके देख लो, 11 लोगे क्या हो गया, 11 2 जा 22 प्लस 2 24, और 24 इंटू 11 कितना हो जाएगा 264, तो हमें 250 के अंदर ही लेना है, ठीक है, क्लियर। अब अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं ना Y की वैल्यू 9 लूँगा, ठीक है, तो Y की वैल्यू अगर 9 लेते हो तो 9 दूना 18 तो 20, ठीक है, सो 20 इंटू 9 X और Y 180, जो कि 200 से कम है, तो एक ही आंसर होगा जो कि ये होगा। सो ये ट्रायल एंड एरर पे ही बनने वाला था, तो आंसर हो जाएगा 220 रुपये की कैसेट थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको सही से करना है। सुमित, फिलिप्स, वसीम, बीसन एंड चेतन, ये 5 प्लेयर हैं किसी कॉलेज के क्रिकेट टीम के, ठीक है। अब इसके होम टाउन जो है वो कहाँ कहाँ है, सूरत, पुणे, वारंगल, बेंगलोर, चंडीगढ़, बट सब ऑर्डर में नहीं है। द 5 स्पेशलिस्ट स्लॉट्स फॉर ऑफ, अब 5 इसके स्लॉट्स कौन कौन है, स्पिनर, एक स्पिनर है उसमें से, एक पेस बॉलर है,
एक विकेट कीपर है, एक बैट्समैन है और एक कैप्टन है। अगेन नॉट इन द ऑर्डर। अब आप इसमें ये चीज़ समझना आपको ज़रूरत है कि अगर इसको आप सही से बना लिए तो 5 के 5 सही हो जाएंगे, और एक जगह आपने कुछ गलती कर लिया तो चांसेस है कि आपके मैक्सिमम गलत हो जाएंगे। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम एक ये काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं प्लेयर, ठीक है, ये प्लेयर का टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं होम टाउन, 3 ही चीज़ है हमारा, होम टाउन, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं स्पेशलिटी। एक किसी चीज़ को हम लिख लेते हैं, तो किसको लिखते हैं? प्लेयर लिखते हैं। पहला कौन है? सुमित, फिलिप्स, ठीक है। इसके बाद क्या है? वसीम। इसके बाद क्या है? बिशन। इसके बाद क्या है? चेतन। अब इसमें देखिए, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। देयर नेम्स, होम टाउन्स एंड द स्पेशलिटीज डू नॉट स्टार्ट विद द सेम लेटर। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये सुमित है तो सुमित सूरत से नहीं होगा, और सुमित स्पिनर नहीं होगा, क्योंकि स्पिनर भी एस से शुरू हो रहा है और सूरत भी एस से शुरू हो रहा है और सुमित भी एस से। तो ये बोला है देयर नेम्स, होम टाउन्स एंड द स्पेशलिटीज डू नॉट स्टार्ट, एक वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब फिलिप्स है तो फिलिप्स ना पुणे से नहीं होगा, और क्या नहीं होगा? पेस बॉलर नहीं होगा। वसीम जो है वारंगल से नहीं होगा, और विकेट कीपर नहीं होगा, क्योंकि सेम वर्ड से नहीं आने हैं। बिशन जो है वो बेंगलोर से नहीं होगा, और बैट्समैन नहीं होगा। और चेतन जो है वो चंडीगढ़ से नहीं होगा, और कैप्टन नहीं होगा। तो इतना तो पहले ही नहीं होगा, ये पता चल गया। अब क्या है? तो ये पहला वाला हमारा क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्या है कि नीदर फिलिप्स नॉर वसीम, ना ही फिलिप्स ना वसीम इज द कैप्टन, ना फिलिप्स कैप्टन है और ना ही क्या वसीम कैप्टन है। एंड दे डू नॉट बिलोंग टू ईदर सूरत और बेंगलोर। मतलब अब देखो, चेतन तो कैप्टन नहीं होगा, सी से है, तो फिलिप्स भी और वसीम भी कैप्टन नहीं है, तो हम क्या करते हैं? वसीम में कैप्टन हटा देते हैं और फिलिप्स में भी कैप्टन हटा देते हैं, ठीक है। सो नीदर फिलिप्स नॉर वसीम इज द कैप्टन एंड दे डू नॉट बिलोंग टू ईदर सूरत और बेंगलोर। अच्छा, फिलिप्स सूरत से नहीं है, ठीक है, और किससे भी नहीं है? और बेंगलोर से भी नहीं है। वसीम भी है, सूरत से नहीं है और बेंगलोर से नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। सुमित इज नीदर अ विकेट कीपर नॉर अ बैट्समैन। सुमित जो है ना ही विकेट कीपर है और ना ही बैट्समैन है, ठीक है, ये भी हो गया हमारा। पुणे इज नॉट विशंस होम टाउन। विशन जो है उसका होम टाउन पुणे नहीं है, ये भी हो गया, ठीक है। द प्लेयर हु हेल्स फ्रॉम बैंगलोर इज अ विकेट कीपर। जो विकेट कीपर होगा वो बैंगलोर से ये कर रहा है। अब देखो इस क्वेश्चन को, पहले जो क्या लिखा हुआ है? द प्लेयर हु हेल्स फ्रॉम बैंगलोर इज अ विकेट कीपर। जो बैंगलोर से होगा विकेट कीपर से होगा। अब आप देख लो, ये विकेट कीपर होगा नहीं, ठीक है, ये विकेट कीपर होगा नहीं, ये बैंगलोर है, बैंगलोर यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है तो फिलिप्स होगा नहीं, यहाँ पे बैंगलोर कैंसिल हो जा रहा है क्योंकि बैंगलोर, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि जो चेतन जो है बैंगलोर से है और विकेट कीपर है। समझ में आ गया? नहीं होगा तो आप रिपीट करके देखना, ठीक है। द प्लेयर हु हेल्स फ्रॉम बैंगलोर इज अ विकेट कीपर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। द कैप्टन इज होम टाउन इज पुणे। जो कैप्टन है उसका होम टाउन पुणे है। अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, क्या देखना है? अब क्या बोला है? देखिए पहला क्या बोला है कि द कैप्टन्स होम टाउन इज पुणे। तो अब देख लीजिए, स्पेशलिटी में यहाँ कैप्टन है तो ये होगा नहीं, ठीक है, ये कैप्टन है नहीं, ये कैप्टन है नहीं। अब क्या हो सकता है? या तो सुमित होगा नहीं तो बिशन होगा। लेकिन बिशन में क्या बोल रहा है कि पुणे नहीं होगा होम टाउन। हमने बता दिया कि पुणे इज नॉट बिशन होम टाउन। इसका मतलब सुमित जो है वो पुणे का है और कैप्टन है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सुमित पुणे का है और कैप्टन है, दो हम लोग को मिल गया। वाइल द बैट्समैन डज नॉट हेल फ्रॉम बैरंगल। बैट्समैन का पारंगल नहीं है, ठीक है। सो बैट्समैन में ये तो बैट्समैन है ही नहीं, ये हो गया है। अब बैट्समैन में क्या होगा? या तो फिलिप्स होगा नहीं तो वसीम होगा। लेकिन फिलिप्स वसीम होगा तो इसमें देखना है कि वारंगल किस में नहीं, तो वसीम तो वारंगल का होगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वारंगल होगा, ठीक है, होम टाउन, और ये
क्या होगा, बैट्समैन डज नॉट हेल फ्रॉम वारंगल, ठीक है, तो ये वारंगल होगा, और वारंगल से नहीं होगा ना तो वारंगल नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैट्समैन डज नॉट हेल फ्रॉम वारंगल, तो ये बैट्समैन हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा ये सारे कंप्लीट हो गए। अब आप देखिए कि हमारा होम टाउन क्या क्या हो गया, पुणे हो गया, वारंगल हो गया, इसके बाद क्या हो गया, आपको ये हो गया बैंगलोर हो गया, ठीक है, तो पुणे वारंगल बैंगलोर हो गया। तो हमारा बचता कौन कौन है अब, सूरत और चंडीगढ़, सूरत और चंडीगढ़, ठीक है, तो सूरत और चंडीगढ़ बचता है, और वसीम और विशन हमको बच रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, और स्पेशलिटी में क्या क्या बच रहा है हमारा, देख लो आप, स्पेशलिटी में एक बच रहा है हमारा बैट्समैन हो गया, कैप्टन हो गया, बैट्समैन हो गया, और विकेट कीपर हो गया। हमारा बच रहा है स्पिनर और पेस बॉलर, ठीक है। अब फिलिप्स जो है पी से है, तो पेस बॉलर तो होगा नहीं, तो पेस बॉलर नहीं होगा, तो ये हो गया स्पिनर, तो बाकी जो बचा वो पेस बॉलर, ठीक है, ठीक है। और वसीम, वसीम का आप देख लीजिए, ना ही वारंगल से है, तो सूरत से होगा नहीं, तो हमारा बचा क्या, सिर्फ एक चंडीगढ़ और सूरत बचा था, तो चंडीगढ़ यहाँ हो जाएगा और सूरत यहाँ हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो आप रिपीट करके देखना इसको। अब ये सारे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बन जाएंगे, 4-5 मिनट लगेंगे। स्पिनर का होम टाउन कौन है, तो स्पिनर ये है, इसका होम टाउन वारंगल, स्पिनर का होम टाउन वारंगल, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, आप देख लीजिए, चंडीगढ़ इज होम टाउन ऑफ, चंडीगढ़ होम टाउन किसका है, वसीम का है, तो चंडीगढ़ होम टाउन वसीम का है, ठीक है। अब आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, हु इज द पेस बॉलर, पेस बॉलर कौन है, स्पेशलिटी पेस बॉलर, पेस बॉलर कौन है, बिशन, तो बिशन क्या है, पेस बॉलर है। फोर्थ क्वेश्चन, हु इज द स्पिनर, स्पिनर कौन है, स्पिनर फिलिप्स है, तो स्पिनर क्या हो गया, फिलिप्स, तो आंसर फिलिप्स हो गया। चेतन, चेतन होम टाउन है, चेतन का होम टाउन क्या है, चेतन का होम टाउन बैंगलोर, ठीक है। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन बन गए आसानी से, ठीक है, ठीक है, ये आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए एंड बी स्टैंड्स इन अ सर्कुलर रिंग, ठीक है, ए बी मान लेते हैं, विथ 10 अदर पर्सन, मतलब ए बी के अलावा 10 और पर्सन है, ठीक है, मतलब टोटल पर्सन कितने हो गए, 12, ठीक है, मतलब सर्कुलर रिंग में जो बैठे हुए हैं वो टोटल कितने हो गए, 12 लोग बैठे हुए हैं। तो सर्कुलर रिंग में अरेंजमेंट 12 लोगों का क्या होता है, सर्कुलर में अरेंजमेंट होता है n-1, जितने लोग होते हैं, तो 12 - 1, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, तो 11 फैक्टोरियल, ठीक है। इफ द अरेंजमेंट ऑफ 12 पर्सन इज रैंडमली डन, द चांसेस दैट देयर आर एग्जैक्टली 3 पर्सन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 3 लोग हो, ठीक है, सो ए और बी के बीच में 3 लोग, ठीक है, बाकी जो 7 लोग होंगे ये इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ए और बी के बीच में 3 लोग, और बाकी इधर 7 हो गए। अब हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, चांस मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सी, अब ये जो 3 है ए और बी के बीच में, वो 10 में से कोई भी बैठ सकता है, ठीक है, और ए बी अपना भी जगह चेंज करेगा, ठीक है, और बाकी जो ये 7 है वो भी चेंज करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी हो गई, और टोटल स्पेस, तो टोटल कितने वे हो जाएंगे, 11। देखो एक जो फैक्टोरियल 11 है उससे तो ये पूरा जहाँ तहाँ बैठ सकता है, लेकिन अब हमें कंडीशन क्या दे दिया कि ए बी के बीच में 3 होना चाहिए, तो 3 होगा, तो कौन 3 होगा, जो बाकी जो 10 पर्सन है उसमें से 3 कोई भी होगा, तो 10 में से 3 को 3 ले लिए, और ए भी खुद से भी सजेगा, और ये 7 जो है इधर बचा हुआ वो भी खुद से सजेगा, तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब अगर आपको पता होगा कि NPR नंबर ऑफ अरेंजमेंट के लिए सो होता है फैक्टोरियल n/फैक्टोरियल n-r, तो 10p3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 10-3 विच इज 7 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 11। अब ये 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा, और ये 11 इंटू फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं इसको, 10 से 10 कैंसिल हो गया, सो 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, ए और बी के बीच में 3 लोग होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई,
ठीक है, ये चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होगा। अगला क्वेश्चन है 15 मेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 280 डेज। 15 मेन किसी काम को 280 दिन में करते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क एंड आफ्टर एवरी 10 डेज, हर 10 दिन पे, हर 10वें दिन है ना, 10 दिन के बाद 15 लोग और जुट जाते हैं। तो कितने दिन में वर्क कंप्लीट होगा? अब क्या था कि जब शुरुआत हुई थी काम तो 15 लोग थे, 15 मेन थे, ठीक है। अब 15 मेन ने फिनिश करने में कितना टाइम लगा है किसी वर्क को? 280 दिन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि टोटल जो काम है, टोटल वर्क, ठीक है, 15 मेन अकेले अगर शुरू करेगा तो 280 दिन लगेगा। तो मान लेते हैं कि टोटल वर्क जो होगा वो कितना होगा? 15 इंटू 280 मेन डेज, ठीक है। टोटल वर्क कितना होगा? तो 15 इंटू 280 कितना हो गया? ये हो गया आपको तो 4200 टोटल वर्क हो गया। 4200 मेन हमको लगेगा। 15 मेन 280 दिन काम किया ना, तो कितने लगेंगे? 4200 मेन टोटल हमें लगने चाहिए, है ना। पर दिन 4200 मेन लगेंगे। आप समझ रहे हैं ना कि एक दिन में 15, 280 दिन काम करेगा तो 15 इंटू 280, 4200 लेबर हमको चाहिए पर डे के लिए। मतलब कि एक लेबर एक दिन काम करेगा, 4200 चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि 10 दिन काम करता है, तो अगर टोटल हमें कितने करने हैं? 4200 लेबर का काम करवाना है। अब ये क्या होता है कि 10 दिन काम किए, ठीक है, 10 दिन काम किए तो 150 लेबर का काम कर गए। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? 15 गुने 10, 15 आदमी 10 दिन काम किए तो 150 का हो गया। अब क्या हुआ कि अगले 10 दिन जो है उसके बाद फिर 15 लोग ऐड हो गया, मतलब 30 लोग हो गए। अब तो 30 गुने 10 मतलब 300, 300 लेबर का काम हो गया। फिर अगले 10 दिन जो होगा ये कितना हो जाएगा? 15 लोग और ऐड हो गए, ठीक है। तो कितने हो गए? 45 450। फिर अगले 10 दिन, 10 दिन पूरे हुए, फिर 15 ऐड हो गए, तो 60 इंटू 10 दिन चले, हर 10 दिन पे 15 लोग ऐड हो रहे हैं, तो 600। फिर 10 दिन जैसे ही होगा, ये सबसे आसान वे है, तो क्या हो जाएगा? 75 इंटू 10, सो 750। फिर 10 दिन, आप थोड़ा सा देख लेना कि कितने में 4200 पूरे होंगे। फिर 10 दिन अगर काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 90 इंटू 10 विच इज 900। और फिर जो 10 दिन ये काम करेगा तो ये हो जाएगा 105 इंटू 10 विच इज 1050। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है? देखो अब 1050 और 150 कितने हो जाएंगे? 1200, 3 1500, 6 21 और 9 3000, और 3000 और ये 450, 7 500, 1200 विच इज 70 दिन में 4200 मेन। जो जैसे मान आप समझ रहे हैं ना कि 15 दिन में अगर काम कर रहे हैं, 280 दिन लग रहा है, तो आपको 4200 लेबर के जैसे के इक्विवेलेंट काम कराना है। तो पहला 10 दिन तो आपने 150 लेबर, पहला 10 दिन जो 15 10 दिन काम किया, ठीक है, तो 150 लेबर के जैसा काम करा लिया आपने। फिर क्या हुआ कि 10 दिन बीते तो फिर 15 लोग और आ गए, तो 30 लोग हो गए। तो 30 लोग 10 दिन काम करेंगे तो 300। फिर 10 दिन बीते फिर 15 लोग आ गए तो 45, 450। और ये आप अनुमान से देख सकते हैं 6 या 7 में 70 दिन में, ये 10-10 दिन करके 70 दिन में 4200 लेबर का काम हो जाएगा। सबसे आसान वे है ये क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि एक बैग है, ठीक है। सो बैग कंटेन्स, बैग ए है और एक बैग बी भी है, ठीक है। सो बैग ए कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल and 2 black ball. Bag B contains 2 white ball and 3 black ball. If any one bag is chosen, पहले तो कोई भी बैग चूज करना है, तो ए भी चूज कर सकते हैं और बी भी चूज कर सकते हैं। तो पहले चूजिंग बैग, बैग चूज करने का क्या होगा प्रोबेबिलिटी? 1/2। अब जब बैग चूज कर लिए तो कह रहा है कि इफ एनी वन बैग इज चूजन एंड अ बॉल इज टेकन आउट ऑफ एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक, ठीक है। तो अब क्या होगा कि बैग पहले चूज किए तो 1/2 ए या बी कोई भी आ गया, एंड ब्लैक चूज करना है 2 में, 7 में से 2 में, क्लियर, ठीक है। प्लस या ऐसा हो सकता है कि बी बैग चूज किए और 3/5 टोटल, 3 ब्लैक है उसमें से कोई एक चूज करना है तो 3/5। तो ये कितने हो जाएंगे? 2/14 प्लस 3/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 140, ठीक है, या 70 हो, ये 70 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगी 70, क्लियर।
और ये 10 और ये 21, सो 31/70 इसका व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ द बॉल इज ब्लैक, उसकी 31/70 आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 3, 4, 5। 3 कंटेनर जिसकी वॉल्यूम की रेशियो है 3, 4, 5। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, सब में मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। द मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, 3:1, 5:2। मतलब पहला जो कंटेनर है उसमें मिल्क टू वाटर 4/1 है, दूसरा में 3/1 है और तीसरा में 5/2 है। द कंटेंट्स ऑफ ऑल दीज 3 कंटेनर्स आर पॉल्ड, मतलब कि डाला गया चौथे कंटेनर में। ठीक है, तो रेशियो अब चौथे कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा? आसान सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम है 3 कंटेनर का, एक का 3x है, एक का 4x है और एक का 5x है। कोई दिक्कत? अब जिसमें 3x है, ठीक है, 3x वॉल्यूम, तो उसमें मिल्क कितना हो जाएगा? अब मिल्क और वाटर की रेशियो कितने? 4:1, तो मिल्क हो जाएगी 3, क्या हो जाएगा? 3x इंटू 4/5 और वाटर कितना हो जाएगा? 3x इंटू 1/5। क्लियर? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या हो जाएगा मिल्क? अब देखो इसमें 4x इंटू 3/1 है तो 3/4 मिल्क हो गया और 4x इंटू 1/4 क्या हो गया? वाटर। इसमें क्या हो जाएगा 5x वाले में? 5x इंटू 5:2 है ना, तो 5x इंटू 5/7 और 5x इंटू 2/7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, तो सब में पता चला गया। तो टोटल मिल्क कितने हो जाएंगे? सबको ऐड कर दो, ये सारे को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल मिल्क कितने हो गए? अगर किसी भी बर्तन में, अब चौथे बर्तन में डालोगे कंटेनर में, तो टोटल मिल्क कितने हो जाएंगे इसमें? अब इसमें देखो, अब ये पूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये 4 हम काट लेते हैं, 5 और 7 का होगा 35 एलसीएम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप देख लीजिए, इसमें 5 है तो 7 से, तो 4 3 जा 12 और 7 जा, तो क्या हो जाएगा 84x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 35 इंटू 3 105x। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 5 25 और 5 125। ठीक है, तो ये टोटल जो होती है मिल्क का, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो हो जाएगा 314x/35। ठीक है, अब वाटर का भी ऐसे ही ऐड कर लेंगे, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और ये 35 रह जाएगा और फिर ये हो जाएगा 21x प्लस ये 35x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 10 5 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 106x/35। ठीक है, तो अब इस दोनों का जो चौथे कंटेनर है उसमें रेशियो क्या हो जाएगा? मिल्क इज टू वाटर पूछ रहा है, मिल्क एंड वाटर का रेशियो। सो मिल्क और वाटर की रेशियो, मिल्क कितनी है 314x/35, रेशियो 106x/35। 35 कैंसिल, x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? एक ही बार कटेगा, 157:53 रेशियो हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस एक साथ फेंका जा रहा है। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर ऑन द 2 डाइस इज, एंड प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट इवन कब होगा? या तो ऑड इंटू इवन होगा, ऑड नंबर इंटू इवन नंबर, या तो इवन इंटू इवन होगा, यही होगा। ठीक है, ऑड इंटू ऑड में तो होगा ही नहीं, सो ऑड इंटू इवन एंड इवन इंटू इवन, ये इवन होगा। अब 2 डाइस फेंके जा रहे हैं, तो अब क्या हो सकता है? देखो 1 3 5 पहले में आ जाए, ठीक है, और 2 या 4 या 6 इसमें आ जाए, तो इतनी, ये क्या हो गया? 3 तरीके से ये आएंगे और 3 तरीके से ये आएंगे, टोटल 9 वे, तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? पहले में इवन आ जाए, ठीक है, पहले में इवन आ जाए और दूसरे में ऑड आ जाए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। क्लियर? तो क्या हो जाएगा कि इवन में ऑड से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, ठीक है, जो समझ गया ना कि इवन में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड भी से भी करेंगे और इवन से भी करेंगे तो आएगा इवन ही, लेकिन ऑड में सिर्फ इवन से करेंगे तभी
इवन आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे 135 का एक केस लिया है और एक 2546 का लिया है। अब सारे आ गए इसमें, और इसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए। क्लियर? तो ये कितने हो जाएंगे? ये टोटल 6 हो गए, 3 वेज और ये 6 वेज, टोटल 18। मतलब टोटल जो हो गए वो 27 तरीके से ये आ सकता है। अब टोटल जो 2 डाइस है उसकी सैंपल स्पेस क्या होगी? 6 × 6 36 है ना। तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा? 27/36। तो 9 3 जा और 9 4 जा। सो द आंसर इज 3/4। होप कि आपको प्रोबेबिलिटी की बेसिक पता होगा। अगला क्वेश्चन है, द फ्लावर्स इन अ बास्केट बिकम डबल एवरी मिनट। हर मिनट में डबल हो जाता है। एंड द बास्केट गेट फुल इन 1 आवर। 1 घंटे में फुल हो जाता है। तो मान लीजिए कि जब 1 घंटा हो गया मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट में बास्केट क्या है? फुल है। और हर मिनट में 2 गुना होता है, मतलब कि 59वें मिनट में 59 से 60 में जाने में 2 गुना हो जाएगा। ये इसका मतलब अगर फुल में, तो ये हाफ फुल हो जाएगा, मतलब कि x अगर हो गया, ठीक है, तो ये x/2 रहा होगा, तभी 1 मिनट में x हो गया। तो 58 मिनट में ये क्या रहा होगा? x/4, तभी 1 मिनट में 2 गुना हो गया, x/4 × 2। तो 57 मिनट में क्या हो जाएगा? x/8 होगा, तभी 1 मिनट में 2 गुना हो गया। फिर 56वें मिनट में कितना रहा होगा? x/16। एंड 55th मिनट में क्या रहा होगा? x/32। तभी तो 56 मिनट में 1 मिनट जैसे हुआ 55 से 56वां मिनट, तो आधा हो गया, 2 गुना हो गया, फिर ये 2 गुना हो गया, फिर ऐसे करके हो गया। तो 55वें मिनट में इसकी जो होगा बास्केट 1/32 फुल होगा। सो द आंसर इज 55 मिनट। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इफ x इज मोर्टल y इज वाइज। x क्या है? मोर्टल है। अब आप समझिए, x है मोर्टल, y है वाइज। मीनिंग जानने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बना लोगे। इसके बाद क्या है? इफ z इज नॉट गुड। z नॉट गुड, अगर z गुड्स अच्छा नहीं है तो a क्या करेगा? a विल सफ़र, a सफ़र करेगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? y इज नॉट वाइज, y नॉट वाइज, नॉट वाइज इफ ए सफ़र। अगर ए सफ़र करेगा तो y वाइज नहीं होगा। अब फिर बोल रहा है b इज स्लेव और x इज इमोर्टल। मतलब देखिए, इफ b इज स्लेव तो x इज इमोर्टल, इफ y इज नॉट वाइज देन a सफ़र, इफ z इज नॉट गुड और इफ x इज मोर्टल। अगर x मोर्टल होगा तो y वाइज होगा, इफ z नॉट गुड होगा तो a विल सफ़र करेगा, इफ y नॉट वाइज होगा। ये सब एक तरह से कनेक्टिविटी है। तो हमसे पूछ रहा है कि इफ a सफ़र्स तो क्या होगा? इफ a सफ़र्स, ठीक है, तो a सफ़र कर रहा है, इसका मतलब y नॉट वाइज, y नॉट वाइज। क्लियर? और y नॉट वाइज है, देखो x इज मोर्टल इफ y इज वाइज, तो इफ y इज नॉट वाइज इसका मतलब x इज नॉट मोर्टल। तो y इज नॉट वाइज मतलब x इज नॉट मोर्टल, या उसको हम बोल सकते हैं इमोर्टल। और हमने ये भी पढ़ा है कि अगर x इज इमोर्टल देन b इज स्लेव, इफ b इज स्लेव तो x इज इमोर्टल, तो इफ x इज इमोर्टल मतलब b इज स्लेव। सो दिस इज द आंसर कि जो विच इफ a सफर्स b इज अ स्लेव। आसान सा क्वेश्चन है। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार और वीडियो को पॉज करके देखना, बैक करके देखना। अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 36 पर्सन, टोटल 36 लोग हैं, 16 लोग चाय लेते हैं, वाइल 9 टेक्स टी बट नॉट कॉफ़ी, 9 ओनली टी। इसका मतलब 7 लोग जो है वो टी एंड कॉफ़ी दोनों लेते हैं। कॉफ़ी की बात की गई हुई है क्या? ओके। अब इसे पूछ रहा है हाउ मेनी पर्सन इन दिस ग्रुप टेक कॉफ़ी बट नॉट टी, सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं, ठीक है। तो 36 लोग हैं, उसमें से सिर्फ चाय लेने वाले कितने हो गए? 9 घट गए। और दोनों लेने वाले कितने घट गए? 7 घट गए। दोनों लेते हैं 7 लोग, तो बचते कितने हैं? 20 लोग होंगे जो सिर्फ कॉफ़ी लेंगे। ओनली कॉफ़ी 20 पीपल्स। आसान सा क्वेश्चन है।
अब ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन्स अदर देन दोज शोन इन द फिगर आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन ईच कॉर्नर, मतलब हर कॉर्नर को ज्वाइन करना है, तो कितने लाइन, जो ये लाइन दिया हुआ है उसको छोड़ करके, ठीक है। तो आप सोचो, तो आप ऐसे करके देखोगे, टाइम बहुत लगेगा। इसके एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलिनोमियल, बहुभुज है ना, ऑफ n साइड, जिसके साइड कितने हैं, n, कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो क्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2, सो 8 इंटू 5/2, ठीक है। सो ये हो गया 20 इज द आंसर। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, अगर फॉर्मूला पता होता तब भी। वैसे आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। कितने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 एक में आएंगे, ठीक है, फिर दूसरे से करेंगे फिर 5 आएंगे, ऐसे करके आप इसको कर सकते थे। अब क्या है हमारा, ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ क्या है कि अब 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल टैंक इन 15 मिनट एंड 20 मिनट। ए 15 मिनट में फिल कर सकता है, बी 20 मिनट में फिल कर सकता है। आसान सा क्वेश्चन है ये। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर बट आफ्टर 4 मिनट पाइप ए इज टर्न ऑफ। अब दोनों पाइप को एक साथ खोला, अब एक 15 मिनट में कर सकता है, एक 20 मिनट में, तो हम मान लेते हैं दोनों का एलसीएम लेके 60 यूनिट वर्क हमें करने हैं, मान लेते हैं, ठीक है। 60 यूनिट दोनों का एलसीएम, दोनों से कटे इसलिए मैंने 60 लिया है, 15 और 20 का एलसीएम, 60 यूनिट वर्क हमें करने हैं, ठीक है, ठीक है। कैपेसिटी उसकी टैंक की 60 यूनिट मान लिया। अब इसका मतलब ये 4 यूनिट पर मिनट भरेंगे, 15 मिनट में पूरा फिल करते हैं तो 4 यूनिट पर मिनट भरेंगे, और ये 3 यूनिट पर मिनट भरेंगे, मतलब दोनों मिलकर के 1 मिनट में 7 यूनिट पर मिनट भरेंगे ए और बी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, 4 मिनट के बाद एक पाइप को बंद कर देते हैं, मतलब 4 मिनट दोनों साथ चला, मतलब 28 यूनिट तो इन्होंने फिल कर लिया। अब जो 32 यूनिट बचा हमारा, वो ए को बंद कर दिया गया, सिर्फ बी कर रहा है, सिर्फ बी। तो बी तो क्या कर रहा है, 1 मिनट में 3 यूनिट कर रहा है, तो 32 यूनिट के लिए 32/3 चाहिए इनको ना, 32/3 मिनट, ठीक है, ठीक है। और 4 मिनट इन लोगों ने, क्योंकि टोटल टाइम, व्हाट इज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड, तो 4 मिनट जो साथ किया था प्लस बी अकेले 32/3 मिनट में कर रहा है, तो 4 और 32/3 क्या हो जाएगा, 10 मिनट और प्लस 2/3, ठीक है। तो ये हो जाता है 14 मिनट, है ना, और 2/3 मतलब 40 सेकेंड, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये 40 सेकेंड, सो 14 मिनट 40 सेकेंड में पूरा फिल हो जाता है। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें 2 ये है, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन है, एक डायरेक्शन है, मतलब कि एक ही क्वेश्चन है, इस पर 2 क्वेश्चन बनाएंगे। अगर आप क्यूब को सही से समझ गए तो ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब बता रहा है कि अ क्यूब हैज़ 6 फेसेज, ठीक है, ईच ऑफ अ डिफरेंट कलर, सब अलग अलग कलर है। द रेड फेस इज अपोजिट टू ब्लैक, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी को रेड माने। अच्छा, इसको क्यूब को आप ऐसा पढ़े होंगे, ऐसे बना सकते हो आप, 2 ऊपर भी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब आप सोच लीजिए, अब इसको अगर आप वर्चुअली देखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, इफ़ रेड फेस इज अपोजिट टू ब्लैक, तो यहाँ अगर हम रेड देते हैं तो ये ब्लैक हो गया, ठीक है। उल्टा भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। द ग्रीन फेस इज बिटवीन रेड एंड ब्लैक, तो इसके बीच में ग्रीन कर दो, ठीक है। द ब्लू फेस इज एडजेसेंट टू व्हाइट, व्हाइट के एडजेसेंट है, ठीक है, तो यहाँ ब्लू कर देते हैं और यहाँ वाइट कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को हो जाए, जब ये दोनों उठेंगे वाइट और ब्लू तो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, दैट्स मीन्स ये वाइट है, ये आपको ये वाला जो है सामने वाला ब्लू है, ठीक है ना, ये ऊपर रेड है, ये ब्लैक है ना। अब बचा कौन सा हमारा, द ब्राउन फेस इज एडजेसेंट टू ब्लू, तो यहाँ पे ब्राउन हो गए, तो ये ब्राउन हो गए। आप अगर विजुलाइज कर पा रहे हैं तो ये ब्राउन हो गया, ये हो गया आपको ब्लैक, ठीक है, ये हो गया ब्लू, ये हो गया रेड, ये हो गया वाइट, ठीक है, ऐसे करके हो गया, ठीक है। 2 4 5, एक और कुछ बचा, और ये जो बीच इधर वाला है वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। अब बात क्या आती है, क्या बोला,
कि रेड और ब्लैक के बीच में, रेड और ब्लैक के बीच में एक साइड ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये वाली साइड बच रही है ना, ठीक है। तो वो समझ गए आप। अब क्या है कि द फोर कलर, अगर ये आप समझे होंगे तो आपको और समझ में आएगा। द फोर कलर एडजेसेंट टू ग्रीन, ग्रीन के चारों तरफ फोर कलर कौन कौन है। आसान सा क्वेश्चन है। अब ग्रीन यहाँ है, ठीक है, तो ग्रीन के चार एडजेसेंट कौन कौन होगा, एक रेड होगा, ठीक है, सो रेड, तो रेड सब में है। इसके बाद ग्रीन के एडजेसेंट ब्लैक होगा, चलो ब्लैक 3 में है तो ये हटा। इसके बाद ग्रीन के एडजेसेंट में वाइट होगा, चलो वाइट हुआ। और ग्रीन के एडजेसेंट में ब्राउन भी होगा, ब्लू ग्रीन के एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। सो ब्लू इज नॉट एडजेसेंट टू ग्रीन। यहाँ पे अगर आप सोच लो, ये सामने वाला जो फेस है वो अगर ग्रीन होगा और ये वाला फेस ब्लू होगा तो एडजेसेंट कैसे हो गया, इसके एडजेसेंट तो रेड होगा, है ना, ब्लैक होगा, वाइट होगा, ब्राउन होगा। क्लियर, ये वाला पोर्शन ग्रीन है फर्स्ट, सामने जो दिख रहा है आपको। सो द आंसर इज सी। द फेस अपोजिट टू द ब्राउन फेस, ब्राउन के अपोजिट क्या हो जाएगा, इट्स अ वाइट। ब्राउन के अपोजिट क्या हो जाएगा, वाइट। आप ऐसे भी करते अगर तो ये क्वेश्चन बन जाता, आसान था। अगला क्वेश्चन है, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है कि विच पोजिशनल वैल्यू डिवाइड्स द सीरीज इनटू इक्वल पार्ट्स। कौन सी पोजिशनल वैल्यू जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आपको पता होगा कि मीडियन जो होता है डिवाइड्स सेट ऑफ डाटा इनटू इक्वल पार्ट्स। अब क्वार्टाइल क्या होता है, क्वार्टाइल जो है किसी भी जो वैल्यू होता है, डाटा होता है, सेट ऑफ डाटा, इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटता है, 4 इक्वल पार्ट में। और डेसाइल जो होता है वो क्या है, 10 इक्वल पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। सो विच पोजिशनल वैल्यू डिवाइड द सीरीज इनटू इक्वल पार्ट्स, दैट्स अ मीडियन। अब इसमें विच पोजिशनल वैल्यू पूछा जा रहा है और अब इसमें क्वार्टाइल का मतलब समझ गए, डेसाइल का मतलब समझ गए, इसमें ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। तो व्हाट इज द रीजन, मैंने आंसर की में आपको दिया था मीडियन, बट इसका ये होगा। अभी मान लीजिए कि कोई ये डाटा है, ठीक है, इसको अगर हम 4 भाग में बांटें, ठीक है, तो जो सेकेंड क्वार्टाइल होगा वो ये होगा। अच्छा, अगर आप मान लीजिए मीडियन है, इसको 2 भाग में बांटे तो ये मीडियन हो गया। अगर इसको 4 भाग में बांट करके सेकेंड क्वार्टाइल बोलेंगे तो भी ये डिवाइड कर रहा है। और अगर इसको 10 भाग में बांट देते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, तब भी ये जो पाँचवा होगा, ये पाँचवा जो होगा वो उसको 2 भाग में बांटेगा। सो ऑल ऑफ द एबव इज द आंसर। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सो ये आपको एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे आप ये ऑप्शन डी कर लेना, ठीक है, ये हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स पोर्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंग्लिश सेक्शन। अब वही 4 तरह की क्वेश्चन इंग्लिश में भी पूछी जाती है कि वन इज द स्पॉटिंग एरर, दूसरा जो पूछा जाता है वो एंटोनिम सिनोनिम पे पूछा जाता है, कुछ फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है और हमें इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। पर जो ये क्वेश्चन है हमारा 30 क्वेश्चन है इंग्लिश के, वो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन दिस सेक्शन नंबर ऑफ सेंटेंसेस दिया हुआ है, हर सेंटेंस में कुछ अंडरलाइन पार्ट्स है। तो इसमें एग्जाम्पल दे के बताया हुआ है कि एक कैसे एरर ढूंढना है कि एक क्वेश्चन है, माई फ्रेंड एंड माई सेल्फ स्टडी टुगेदर ड्यूरिंग हॉलीडेज, और नो एरर, ABCD इसमें कर दिया और इसमें बताया कि कौन सा एरर। तो इसमें दिया भी हुआ है कैसे सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं देता है तो करेक्ट आंसर फॉर P इज लेटर D, मतलब इसमें कोई एरर नहीं है, बिकॉज द सेंटेंस हैज नो मिस्टेक। ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि कैसे सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है, द राइस फ्रॉम देहरादून इज मोर सुपीरियर टू द डेट ऑफ सहारनपुर, है ना, इसमें मिस्टेक है, मोर सुपीरियर, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सुपीरियर हो गया तो भी वो सुपरलेटिव में हो गए और आपको फिर मोर सुपीरियर के साथ मोर वर्ड सही नहीं है। सो द राइस फ्रॉम देहरादून इज सुपीरियर टू डेट ऑफ सहारनपुर, ये लिखा जा सकता है, इसलिए यहाँ इसमें एरर है। तो इसी तरह आपको बाकी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, ओके, वो सॉल्व करने हैं। सो पहला क्वेश्चन है, चूज ओनली सच फ्रेंड्स दैट यू कैन ट्रस्ट, नो एरर। वैसे फ्रेंड्स सच आप चूज करो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रस्ट नहीं होगा, दैट यू कैन ट्रस्ट ऑन। सो द आंसर इज सी। एरर कहाँ पे है, सी पे। दूसरा क्वेश्चन है, वाइल ही वॉज डिगिंग सैंड अ लार्ज मास फेल एंड बेरिड हिम कंप्लीटली। जब वो बालू को क्या कर रहा था, खोद रहा था, तो बहुत बड़ा मास अंदर अचानक से गिरा और वो एंड बेरिड हिम कंप्लीटली, और उसको पूरा ढक दिया, मतलब वो गड्ढे में चला गया। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है।
द बुक इज वेल प्रिंटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, मेकिंग ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम, नो एरर। अब इसमें बताना है, अब इसमें क्या है, मेकिंग वाइल ही द बुक इज वेल प्रिंटेड एंड अट्रैक्टिवली बाउंड, अच्छी तरह से प्रिंट की गई है और बाउंड भी अच्छी तरह से किया गया है, आकर्षक रूप से। मेकिंग इट इसको क्या किया है, ऑल टुगेदर एक साथ अट्रैक्टिव बनाया किताब को, मतलब कि प्रिंटिंग और जो बाउंडिंग की हुई है दोनों एक साथ मिलकर, मेकिंग इट ऑल टुगेदर एन अट्रैक्टिव वॉल्यूम। तो एरर कहाँ हो गया, बी में, क्योंकि यहाँ पे मेकिंग इट होना चाहिए था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ लिटिल यंगर टू माई सेल्फ, अ लिटिल यंगर टू माई सेल्फ वी, टू माई सेल्फ वी, आपको समझ में आ रहा होगा कुछ गड़बड़ी है, बोथ वेयर डिवोटेड टू क्रिकेट एंड बोटिंग। अब समझिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, अ लिटिल यंगर एंड आई, अ लिटिल यंगर एंड आई मतलब मेरा छोटा भाई, एंड आई, ठीक है, टू माई सेल्फ यहाँ नहीं होगा, आई एंड आई, ठीक है, यंगर एंड आई बोथ वेयर डिवोटेड टू क्रिकेट एंड बोटिंग, दोनों, मैं और मेरा छोटा भाई दोनों जो है क्रिकेट और बोटिंग पे पूरा जो है डिवोटेड हूँ, मतलब दोनों अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो ये आपको बी में एरर हो गया। ही हैड नो सूनर अराइव्ड दैन, नो सूनर के साथ क्या लगता है, ही हैड नो सूनर, तो इसमें क्या हो गया, ही हैड नो सूनर नहीं होगा, ही हैड नो सूनर अराइव्ड दैन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन, जैसे ही पहुंचा उसको बोला गया कि फिर से चले जाओ, तो ऐसा नहीं होगा, नो सूनर हैड ही, नो सूनर हैड ही अराइव्ड दैन ही वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। सो द, ये गलती कहाँ है, ए में गलती है, तो ये एरर है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब इसमें कुछ है जिसमें कि आपको सेंटेंस को फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं जनरली। जो पहले क्या है, द राजपूत ऑलवेज फॉट, द राजपूत ऑलवेज फॉट अप टू टिल टू फॉर द लास्ट मैन, तो द राजपूत ऑलवेज फॉट अप टू लास्ट मैन, ये आपको लग रहा है सही, ये नहीं होगा। सो राजपूत ऑलवेज फॉट टू द लास्ट मैन, है ना, फॉट टू द लास्ट मैन ये जो है सो एक आइडम है, ठीक है। सो ये एक एडियम है, फॉट टू द लास्ट मैन, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू। यू शुड बी कंसिडरेट, अब कंसिडरेट के साथ क्या लगेगा, यू शुड बी, ठीक है, कंसिडरेट, ओके। सो एक 7वां नंबर क्वेश्चन है, आई हैव बिन सर्फिंग इंटरनेट, अब सिंस होगा या फॉर होगा, बस यही समझना है कि सिंस होगा या फॉर। सो आई हैव बिन सर्फिंग इंटरनेट फॉर द लास्ट 2 आवर, अगर टाइम दिया हुआ है लास्ट कितनी देर से, तो हम लोग फॉर लगाएंगे। अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा, सिंस मॉर्निंग ऐसे दिया होगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मॉर्निंग लिखा होता तो हम सिंस लगाते हैं। सो फॉर कहाँ यूज होता है, ठीक है ना, पीरियड ऑफ अ टाइम दिया हुआ है टाइम, और सिंस कहाँ यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, है ना, सनसेट, सनराइज तक, है ना, पॉइंट ऑफ टाइम। और दे दिया कि 3 दिन से 3 रात से, है ना, तो उसमें फॉर लगाएंगे। सो द आंसर इज आई हैव सर्फिंग इंटरनेट फॉर द लास्ट 2 आवर। यू शुड बी कंसिडरेट दैट योर एम्प्लॉइज एंड आई एश्योर यू ऑफ योर सक्सेस इन एवरी वर्क ऑफ योर लाइफ, आपको अपने एम्प्लॉय की ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है, और हम आपको एश्योर करते हैं कि आपकी लाइफ में हर जगह सक्सेस मिलेंगे। तो इसमें या तो यू शुड बी कंसिडरेट टू योर एम्प्लॉय, ये प्रीपोजिशन है, यू शुड बी कंसिडरेट टू योर एम्प्लॉय, आप अपने एम्प्लॉय को कंसिडर करो और आपको लाइफ में, है ना, हर जगह पे आपको सक्सेस मिलेगी। सो टू योर एम्प्लॉय, ओके। अब जो है देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है, मैच वर्ड्स इन लिस्ट 1 विद द वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन लिस्ट 2 सच दैट दे कन्वे द सेम मीनिंग, सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम की बात कर रहा है, और सेंस, ठीक है। तो अब इसमें बनाना है। अब क्या है कि ऑब्सेक्यूअस, ऑब्सेक्यूअस का मतलब क्या होता है पहले आपको जानना है। ऑब्सेक्यूअस का मतलब होता है ओबीडिएंट, आज्ञाकारी, या अटेंटिव, जो ध्यान दे करके सुनता है ना। सो इसमें कुछ लग रहा है आपको, क्या होगा, आप देखिए, ऑब्वियस, डिसऑनेस्ट, हैविंग लिटिल और नो मनी, टू विलिंग टू ओबे, टू विलिंग टू ओबे, ऑब्वियस, ठीक है।
ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव, मतलब कुछ ज़्यादा ही आज्ञाकारी, है ना। इसका दूसरा है ऑब्स्टिपेरस, ठीक है। सो ऑब्स्टिपेरस का मतलब क्या होता है? नॉइजी, और जिसको कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट होगा, नॉइजी एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल, इट्स अ ऑब्स्टिपेरस। सो आप देख लीजिए, नॉइजी एंड अनरूली, ठीक है। इसके बाद थर्ड वर्ड क्या है? सो ए का 3 बी का 4, तो ए का 3 बी का 4 हो गया, तो आंसर तो ऐसे ही हो गया। आप एक दो वर्ड भी जानते हैं तो आप आंसर कर सकते हो। तीसरा है इनवेटरेट। सो इनवेटरेट का मतलब होता है कि किसी को कोई पर्टिकुलर हैबिट होना। सो हैविंग अ पर्टिकुलर हैबिट या एक्टिविटी या इंटरेस्ट, है ना, जो जल्दी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे किसी की कोई हैबिट होती है जो जल्दी चेंज नहीं हो पाती है, उसको बोलते हैं इनवेटरेट, ठीक है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? फियरलेस, सॉरी, डीप रूटेड, मतलब कि चेंज नहीं हो सकता है जल्दी, ठीक है। इसके बाद है इम्पेक्यूनस, अच्छी अच्छी वर्ड दी हुई है, इम्पेक्यूनस। ये इसका मतलब होता है कि थोड़ा पैसा हो या नहीं हो पैसा। सो हैविंग लिटिल और नो मनी, ये आपका आंसर हो गया। तो आप समझ गए ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही आज्ञाकारी। ऑब्स्टिपेरस का मतलब क्या होता है? नॉइजी, जिसको कंट्रोल करने में बहुत तकलीफ हो। इन्वेटरेट का मतलब होता है कोई ऐसी आदत जो जल्दी चेंज ना हो पाए। इम्पेक्यूनेस का मतलब क्या होता है? जिसके पास थोड़ा पैसा हो या नहीं हो, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अगेन, कैडावेरस का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिसेंबलिंग अ कॉप्स इन बीइंग वेरी पेल, थीन और बोनी, ठीक है। क्लियर? ठीक है। सो क्या बताया मैंने कि कैडावेरस जो होता है रिसेंबलिंग ए कॉप्स इन बीइंग वेरी पेल, मतलब बहुत ही कमजोर, है ना, फीका, इस टाइप का होता है। तो इसमें कुछ आपको लगा लुकिंग पेल, है ना। पेल का मतलब होता है कि एकदम फीन, पेल का मतलब आपको हो गया, आपको पेल का मतलब हो गया कि फीका, कमजोर, वीक, है ना। तो वो हो गया कैडावेरस। इसके बाद है कि प्रोडिगल क्या है? प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है, ठीक है, कि फालतू का पैसा खर्चा करना, ठीक है, वेस्टफुली। तो ऐसा कुछ दिख रहा है आपको? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट हो गया, है ना। वेस्टफुली, स्पेंडिंग मनी और रिसोर्सेज फ्रीली, मतलब एकदम बिना सोचे समझे पानी का आप खर्च कर रहे हो, दैट्स अ प्रोडिगल, और उसको हम एक्स्ट्रा वैगेंट भी बोलते हैं। इसके बाद है एक डिकेडेंस। अब डिकेडेंस का मतलब क्या होता है? मोरल या कल्चरल डिक्लाइन, मोरल या कल्चरल डिक्लाइन, है ना। तो मोरल एंड कल्चरल डिक्लाइन का मतलब क्या हो गया? फॉलिंग टू मोरल लेवल, है ना, किसी चीज़ का कल्चरल डिक्लाइन हो रहा है ना। इसके बाद है ग्रेट्यूटस। अब ग्रेट्यूटस का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, लैकिंग गुड रीजन या अनवांटेड, मतलब कि बिना रीजन का कुछ हो रहा है, समथिंग डन और गिवन अननेसेसरली, बिना मतलब का कुछ कर रहे हैं, है ना। तो वो हो गया ग्रेट्यूटस। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? अगला क्वेश्चन में फिर से वही है कि डिलेटेंट क्या होता है? डिलेटेंट क्या होता है? तो डिलेटेंट होता है एक पर्सन हु कल्टिवेट्स एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट सच एज द आर्ट्स विदाउट रियल कमिटमेंट और नॉलेज। रियल नॉलेज नहीं है, जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि पढ़े लिखे नहीं है, आर्ट को ही सीखा नहीं है ना, बट उनको ना कोई पिक्चर बनाने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो हो जाएगा डिलिटेंट। अ पर्सन हु स्टडीज और डज समथिंग विदाउट सीरियस इंटरेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, बिना सोचे समझे अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो वो भी हो जाएगा डिलिटेंट, ठीक है। प्रोफिलगेट, इसके बाद है प्रोफ्लीगेट। सो प्रोफ्लीगेट जो होता है अगेन वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्स, ठीक है। सो प्रोफिलगेट हो गया वेस्टफुल, ठीक है। इसके बाद है क्या है? प्रेसेंट, प्रिसियंट। सो प्रिसियंट जो होगा हैविंग और शोइंग नॉलेज ऑफ इवेंट्स बिफोर दे टेक प्लेस, कुछ भी होने से पहले आप उसको दिखाना, ठीक है, कुछ भी होने से पहले आपको दिखाना। जैसे मतलब कि फ्यूचर में क्या होने वाला आपको पता है ना, कोई चीज़ होने से पहले आपको उसके बारे में पता होना, दैट्स अ पर्सन विथ फ्यूचरिस्टिक विजन। इसके बाद क्या है? पैरोकियल। और व्हाट इज पैरोकियल? पैरोकियल होता है स्मॉल इशूज दैट हैपन इन योर लोकल एरिया, छोटे छोटे इशू जो आपके लोकल एरिया में होता है ना, वो हो गया। तो मतलब छोटे इशूज हो गए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? आप देख लीजिए,
टू शो नैरो इंटरेस्ट। क्लियर? ठीक है, अब क्या है, तो ये आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन, ओके, सो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगेन फिर वही क्वेश्चन चल रहा है, आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइकोनोक्लास्ट? आइकोनोक्लास्ट अ पर्सन, है ना, वो हु अटैक्स, ठीक है ना, चेरिस्ड बिलीव और इंस्टीट्यूशन, किसी बिलीव या इंस्टीट्यूशन पे अटैक करता है, वो हो गया, है ना। ठीक है, मतलब कि एकदम स्ट्रिक्ट पर्सन हु इम्पोजेज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, सॉरी, पर्सन हु अटैक स्टैब्लिश्ड कस्टम, जो कुछ रिवाज है उस पर अटैक करने वाला। आइकोनोक्लास्ट अ पर्सन हु अटैक्स चेरिस्ड बिलीव और इंस्टीट्यूशन। इसके बाद क्या है, हमडिंगर। नाउ व्हाट इज हमडिंगर? ठीक है ना, एक आउटस्टैंडिंग पर्सन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हमडिंगर। सो हमडिंगर एक्सेलेंट पर्सन और थिंग्स, कोई चीज या कोई पर्सन। इसके बाद क्या है कि मार्टिनेट। जो मार्टिनेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, जैसे आर्म फोर्स में होता है, सो उसको बोलते हैं मार्टिनेट। सो पर्सन हु इम्पोजेज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इसके बाद है कैलो। कैलो क्या होता है कि आपको इमैच्योर, इनएक्सपीरियंस, उसको बोलते हैं कैलो। सो कैलो का मतलब इमैच्योर एंड इनएक्सपीरियंस, जिसके पास मैच्योरिटी कम है, एक्सपीरियंस कम है। सो द आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन है, अगेन एडजंक्ट का मीनिंग क्या है? नाउ एडजंक्ट जो होता है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको इसेंशियल नहीं है ना, लेकिन उसको ऐड आप करते हो, द थिंग, है ना, जैसे हम लोग पढ़ते थे केमिस्ट्री में, है ना, कैटलिस्ट। तो एडजंक्ट होता है वही टाइप की चीज़ होती है, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस उसका नहीं है, इसेंशियल है ही नहीं, बट फिर भी उसको ऐड करते हैं सप्लीमेंट्री में। सो थिंग दैट इज लेस इंपॉर्टेंट एंड नॉट इसेंशियल, जरूरत नहीं है ना। तो जैसे आप देखते हो इसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रहता है ना, तो इसेंशियल तो एकदम से जरूरत होगा, इसकी जरूरत नहीं होता है ना, तो एडजंक्ट हो गया। इसके बाद कॉन्टिगस क्या होता है? तो कॉन्टिगस जो होता है, जैसे कि शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर, ठीक है, तो शेयरिंग अ कॉमन बॉर्डर ये हो गया आपको, जैसे कि पड़ोसी समझ लीजिए आप। सो कॉन्टिगस का मतलब नेबर। सो ए का 5 और बी का 6, सो ए का 5 बी का 6 एक ही में है, सो आंसर इज सी। अब क्या है, एक कॉन्सिग्यून। सो कॉन्सिग्यून जो होता है, जैसे दो पीपल है, दोनों ब्लड से एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंग्यून। कॉन्सेंग्यून, सो कॉन्सेंग्यून समझ गए आप। सो सेम फैमिली रिलेशनशिप, क्लियर, बायोलॉजिकली रिलेटेड टू ईच अदर। इसके बाद रिक्लूज। अब रिक्लूज क्या है, ठीक है ना, एक आदमी जो एकदम दूसरे लोगों को अवॉइड करता है, एकदम अकेला लाइफ जीता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिक्लूज। मतलब सोसाइटी से एकदम अलग, है ना, दूसरे पीपल को अवॉइड करता है। सो रिक्लूज अ पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी, सोसाइटी से अलग। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। अब क्या है, इसमें कुछ आइटम के पूछे हुए हैं, फ्रेज या आइटम पूछे हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब ये सब आपको पता होगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर आप करके चलते हो तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं। द वर्ल्ड इज वंस ओएस्टर। तो वर्ल्ड इज वंस ओएस्टर का मतलब होता है कि वंस लाइफ इज गुड एंड ही और सी हैज़ द एबिलिटी टू डू वॉट एवर ही और सी वॉन्ट्स टू डू। मतलब क्या है, द वर्ल्ड इज वंस ओएस्टर का मतलब होता है कि एक इंसान के पास इतनी चीज़ें हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है, मुकेश अंबानी, है ना। तो द वर्ल्ड इज वंस ओएस्टर, उसको जो मन होगा वो कर सकता है। सो वन इज एबल टू एंजॉय ऑल द प्लेजर एंड अपॉर्चुनिटीज दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर, जो मन होगा वो कर सकता है। दूसरा, टू गो फॉर द जुगुलर। तो टू गो फॉर द जुगुलर का मतलब होता है टू अटैक या क्रिटिसाइज एन अपोनेंट इन वेरी एग्रेसिव वे। जैसे मान लीजिए आप कोई डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, ठीक है, अब मान लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप जो उसकी वीक पॉइंट होगी उस पर आप अटैक करोगे। सो टू अटैक, और या उसको क्रिटिसाइज करोगे किसी को, किसी ओपोनेंट को। सो टू मेक अ फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक ऑन द वीकेस्ट पॉइंट इन एन अपोनेंट्स आर्गूमेंट। अपोनेंट्स ने कोई आर्गूमेंट दिया, उस पर आप अचानक से अटैक किए। सो टू गो फॉर द जुगुलर। टू फॉलो द प्रिमरोज पाथ। नाउ व्हाट इज प्रिमरोज पाथ? अ पाथ ऑफ ईज और प्लेजर, है ना, प्लेजर का पाथ,
सेंसुअल प्लेजर, ठीक है। जैसे आप कहीं और जाते हैं तो वहाँ पे आपको सेंसुअल प्लेजर होते हैं, है ना। सो 16 का क्या हो जाएगा, टू गो इन फॉर परस्यूट ऑफ प्लेजर और एन एजी लाइफ, ठीक है। अब बी इन वंस बोनेट, अब बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है कि यू आर ऑब्सेस्ड विथ इट एंड कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। कि आपके पास कोई टू हैव अ पर्टिकुलर आइडिया, है ना, टू हैव अ पर्टिकुलर आइडिया विच ऑक्युपाइज वंस थॉट कंटिन्यूअली, ठीक है। सो वी इज वंस बॉनेट, यू आर ऑब्सेस्ड विथ इट एंड कांट स्टॉप थिंक, उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर रहे हो। सो दिस इज द टी। टू टेक अ रेन चेक, टू टेक अ रेन चेक का मतलब होता है, ये होता है टू यूज टू टेल समवन दैट यू कैन नॉट एक्सेप्ट एन इन्विटेशन नाउ बट वुड लाइक टू डू सो एट लेटर टाइम। अभी आप मेरा इन्विटेशन नहीं कर रहे हो, है ना, लेकिन आप ये बात, जैसे आप किसी को इन्वाइट करने गए तो बोले कि नहीं नहीं मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, तो आप ये कहोगे कि ठीक है अभी तो नहीं आ रहे हो लेकिन तो आप बाद में हमारे यहाँ आ जाना। सो टू टेक अ रेन चेक, सो टू डिक्लाइन एन ऑफर बट प्रॉमिस टू एक्सेप्ट इट लेटर। क्लियर। आपके पास कोई ऑफर आया, आपने उसको डिक्लाइन कर दिया, बाद में कहा कि ठीक है हम आपको वादा करते हैं कि हम बाद में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा पैसेज है, और एक पैसेज दिया हुआ है, उस पर 2 क्वेश्चन दी हुई है जो यूपीएससी ने आंसर बताई है कि देखो ऐसे ऐसे सॉल्व करनी है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आएगी जिसमें 5 क्वेश्चन है, उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। व्हेन यू बाई अ कार, एग्जामिन केयरफुली द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द मॉडल यू आर कंसिडरिंग, ठीक है। जो मॉडल खरीद रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंट फीचर को देखनी है। Many a buyer of the latest model has got into trouble by buying a car too broad or too long for his garage. बहुत सारे लोग जो लेटेस्ट मॉडल खरीदते हैं उनको बाद में दिक्कत हो जाती है ना, कि उसके गैरेज में वो नहीं अट पाता है ना, फिट नहीं होता है। Furthermore, a long car is much harder to maneuver in traffic and much more difficult to park. जो लॉन्ग कार होती है, लंबी लंबी कार, उसको पार्क करने में दिक्कत होती है और ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम होती है। अनदर फीचर इज द कंफर्ट अफोर्डेड, ठीक है। आर द सीट नाइस एंड ड्यूरेबली अपहोल्स्टर्ड, इज देयर इनफ ग्लास एरिया टू गिव द ड्राइवर अ गुड व्यू, ग्लास कितना बड़ा है, सीट कैसा है ना, सारे डायरेक्शन में देख पाएंगे कि नहीं, पर्टिकुलरली टू द रियर, पीछे की तरफ, है ना। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द heavier and more powerful a car is, the more expensive it will be to operate. जितनी महंगी होगी और जितनी पावरफुल कार होगी उसको ऑपरेट करना उतना ही एक्सपेंसिव होगा। हाई पावर्ड मोटर्स रिक्वायर एक्सपेंसिव हाई ऑक्टेन पेट्रोल, जो मोटर होगी उसकी पावर अगर हाई होगी तो उस पर पेट्रोल भी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगेगा। द ग्रेटर वेट मीन्स ग्रेटर टायर वेयर, वेट अगर उसकी ज़्यादा होगी तो टायर की भी ग्रेटर होगा एंड ब्रेक भी उसका बड़ा होगा। द ओल्ड, क्या है ये, क्लीच इज स्टिल ट्रू, इट इज नॉट द इनिशियल कॉस्ट बट द अपकीप विच मैटर्स। आप गाड़ी खरीद लोगे वो मैटर ज़्यादा नहीं करता है, बाद में उसको मेंटेन रखने में जो होता है वो मैटर करता है। ये बोला पुराने कहावत है कि आज भी सही है कि आप बड़ा कुछ खरीद लेते हो वो मैटर नहीं, इनिशियल कॉस्ट में कितना लगा लिए वो मैटर नहीं करता है, उसको रख रखाव में क्या करते हो वो मैटर करता है। चलिए क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज द 2 फैक्टर्स दैट द बायर ऑफ ए न्यू कार शुड कीप इन माइंड, क्या रखना है। अगर आप मान लीजिए कि जो खरीद रहे हो कार, है ना, उसको क्या सोचना चाहिए, प्राइस या मॉडल या साइज और कंफर्ट इट ऑफर्स या इट्स अपहोल्स्ट्री एंड ग्लास एरिया। देखो अपहोल्स्ट्री एंड ग्लास एरिया भी है, बट सबसे ज़्यादा जो चीज़ देखनी है वो क्या कहना है ना, कि कंफर्ट, है ना। सो और उसकी साइज़, क्योंकि ये बताया है कि आप खरीद तो लेते हैं मॉडल लेकिन उसको क्या करें, ट्रैफिक में भी दिक्कत होती है, आपको गैरेज में भी प्रॉब्लम होती है, पार्किंग करने में प्रॉब्लम होती है बड़ी, और उसकी कंफर्ट, सो इट्स साइज एंड द कंफर्ट्स इट ऑफर्स। दूसरा क्वेश्चन है द साइज ऑफ द कार शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ, कैसी साइज होनी चाहिए, द मनी वन कैन अफोर्ड टू पे, कितना पैसा दे सकते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है। द साइज ऑफ द गैरेज द बायर हैज़, द विथ ऑफ द रोड
रोड की विड्थ से तो आप खरीदोगे नहीं, ट्रैफिक के वॉल्यूम से भी नहीं खरीदोगे, तो आपकी गैरेज में जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग साइज आपको देखनी चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है। द राइटर फेवर्स ए कार विथ अ वाइड ग्लास एरिया सो डैट द ड्राइवर कैन हैव अ गुड व्यू ऑफ द रियर। क्यों? इसमें बताया है ड्राइवर देयर एनफ ग्लास एरिया टू गिव द ड्राइवर गुड व्यू इन ऑल डायरेक्शन पर्टिकुलर टू द रियर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन ए लार्ज कार बिकॉज इट इज़ हैवी, नहीं। रिक्वायर्स मोर स्पेस, नहीं। नीड्स चेंजिंग इट्स टायर मोर फ्रिक्वेंटली, नीड्स मोर ड्यूरेबल अपहोल्स्ट्री। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें जो बोला गया है कि द ग्रेटर वेट मीन्स ग्रेटर टायर वियर, मतलब क्या हो गया कि बार बार आपको चेंज करने पड़ेंगे, है ना। सो नीड्स चेंजिंग इट्स टायर मोर फ्रिक्वेंटली। वाइल बाइंग ए न्यू कार वन शुड स्पेशली कंसिडर इट्स क्या, प्राइस, मेंटेनेंस कॉस्ट। अब ये लास्ट में बोला गया है कि द ओल्ड क्लीच इज स्टिल ट्रू, इट इज़ नॉट द इनिशियल कॉस्ट। पैसा खरीदने में क्या लग रहा है वो नहीं है, बट द अपकीप विच मैटर्स, जो उसकी मेंटेनेंस उसमें जो होता है वो मैटर करता है। सो मेंटेनेंस कॉस्ट सबसे बहुत आसान पैसेज था। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे सिनोनिम्स के। सिनोनिम्स के क्वेश्चन अभी सॉल्व भी किए थे, अब फिर से सिनोनिम्स है। तो एक आपको एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी सेम जैसा, सिनोनिम का मतलब सेम वर्ड। तो पहला क्वेश्चन है, इफ शी कंटिन्यूज टू स्पेंड हर टाइम इन सच अ फ्रिवलस मैनर। ठीक है, सच अ फ्रिवलस मैनर मतलब कि फ्रिवलस मैनर फालतू का टाइम खर्चा करना, ये समझ लो आप। ठीक है, शी विल फेल इन हर एग्जामिनेशन। अगर मान लीजिए कि आप दिन भर यूट्यूब चैनल देखते रहेंगे, फालतू की चीज़ें देखते रहेंगे, है ना, या कुछ आप मूवी देखने चले गए, क्रिकेट खेल रहे हो या कोई, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अगर आप फालतू का टाइम बर्बाद करोगे तो आप एग्जामिनेशन में फेल हो जाओगे। तो फालतू मतलब क्या हो गया, नॉन सीरियस। अगर आप बिना सीरियसली नहीं लोगे टाइम को, सो फ्रिवलस का मतलब होता है नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस। आपको अगर एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो आपको उस सीरियस होना पड़ेगा, अगर नॉन सीरियस होगा तो आप फेल कर जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, सैंग्विन एज ही इज इन हिज एटीट्यूड टू लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम्स ही कैन नॉट बट ही बी नोटिस्ड वट एवर ही गोज। ठीक है ना। सैंग्विन का मतलब क्या होता है ना, सैंग्विन का मतलब आपको इसमें ये होता है कि ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव। ठीक है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में कि आपको जैसे मान लो ये ही इज इन हिज एटीट्यूड, सैंग्विन एज ही इज इन हिज एटीट्यूड मतलब ऑप्टिमिस्टिक है अपने एटीट्यूड में, लाइफ में जो भी हो रहा है उसमें वो ऑप्टिमिस्टिक है कि कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिव है। उसके प्रॉब्लम्स भी हो रही तो कुछ पॉजिटिव है। सो ही कैन नॉट बट ही नोटिस्ड वेर एवर ही गो, जैसे वो जाते हैं तो वो पॉजिटिव रहते हैं उसमें। सो दिस इज द ऑप्टिमिस्टिक। अब क्या है, आई रैदर लाइक द क्वेंट लिटिल हाउस एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, मतलब ओल्ड फैशन्ड। क्वेंट का मतलब होता है ओल्ड फैशन, अनयूजुअल, है ना। स्ट्रीट के अंत में एक ओल्ड फैशन अट्रैक्टिवली अनयूजुअल हाउस, है ना, हम वहाँ पे देखते हैं। वंस रिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट सोशल इल हैज़ टू बी कंसिस्टेंट टू बी फ्रूटफुल। किसी का रिमॉन्स्ट्रेशन, रिमॉन्स्ट्रेशन मतलब होता है टू कंप्लेन, टू प्रोटेस्ट, किसी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में या किसी पर्सन के बारे में। ठीक है, सो वंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट सोशल इल, सोशल इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपको दहेज प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, दैट्स अ सोशल इल्स, हैज़ टू बी कंसिस्टेंट टू बी फ्रूटफुल, है ना, तो प्रोटेस्ट हो गया। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला जो है एंटोनिम है, मतलब जो वर्ड लिखी हुई है ना, उसका अपोजिट। जैसे लूसी इज ए स्मार्ट गर्ल, ठीक है, तो इसका अपोजिट हो गया लेजी, है ना। उसी तरह द एडवाइस रेंडर्ड टू हिम साउंडेड टू बी क्वाइट सैगेशियस, जो उसको एडवाइस दिया गया वो सैगेशियस। सैगेशियस का क्या मतलब होता है, सैगेशियस का मतलब होता है गुड जजमेंट। ठीक है, सैगेशियस का मतलब होता है गुड जजमेंट, एडवाइस जो उनको दिया गया वो अच्छा लग रहा है ना, क्वाइट सैगेशियस। तो आप इसमें क्या बोलोगे, स्टूपिड। समझ गए बात को, कि अपोजिट करना है कि आपको जो एडवाइस दिए हैं, है ना, कि आपको ये नहीं करना है, वो ऐसा लग रहा है कि अच्छा आपने दिया है ना, चाहे आपको कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया है, सो गुड जजमेंट दिया है, तो गुड का क्या हो जाएगा, बैड, स्टूपिड। द इंडियन कल्चर फेयर
वाज हेल्ड एट रोम इन ग्रैंडियोज मैनर। ग्रैंडियोज का मतलब क्या हो गया? इम्प्रेसिव, है ना। तो इम्प्रेसिव का क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स अनइम्प्रेसिव, विशाल में, है ना। ग्रैंडियोज मैनर, एकदम विशाल, बहुत अच्छी तरह से किया गया। हिज वॉइस साउंडेड हॉटी व्हेन आई स्पोक टू हिम ओवर द टेलीफोन। जब टेलीफोन से बात कर रहे थे तो उसकी वॉइस हॉटी थी। हॉटी का मतलब क्या हो गया? गुस्से में, एरोगेंटली, है ना, अहंकार, है ना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हम्बल। जब बात कर रहा था उसकी आवाज़ हम्बल थी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश पोर्शन। आपको जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जितने भी पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं एंड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे। फिर हम लोग 2004 का भी देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पे आपको इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में हेल्प मिल जाएंगी एंड फिर जो नॉर्मल जनरल टॉपिक है जो पॉलिटी, इकोनॉमी, वहाँ पे भी हेल्प मिल जाएंगी। सो दिस इज द पार्ट, एंड ऑफ द पार्ट 1। और आप बाकी भी 2020-21 के भी सारे देखें, उससे आपको एक बहुत अच्छी आइडिया लग जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम लोग सेकंड पार्ट करेंगे इसका, एंड उसके बाद हम लोग 2004 करेंगे, 2004 के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। एंड आप अगर नए आए हो तो हम लोग लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एंड अकाउंटेंसी की एक सीरीज भी चला रहे हैं। उसमें लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल लेबर के पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गए हुए हैं और हम लोग अकाउंटेंसी शुरू करने वाले हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।